चलिए आ जाइए। क्या पढ़ा रहे थे? हाँ हो गया, आप क्या पढ़िएगा, ज्यादा थोड़े पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। नेपाल, इसके बाद अब आगे जो हम लोगों को जानना है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भारत के आसपास के जो देश है उसके विषय में जानना है। इसमें सबसे पहले भूटान। भूटान की अगर आप बात करेंगे तो भूटान भी एक स्थलरूढ़ देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है अंग्रेजी में। भूटान भी जो है एक स्थलरूढ़ देश है। भूटान भी चारों तरफ से आप देख सकते हैं, कहीं भी समुद्री सीमा नहीं छूता है। और भूटान भी एक पर्वतीय देश है, हिमालय पर्वत का विस्तार भूटान में भी देखने को मिलता है। भूटान में भी हिमालय पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है। और भूटान की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कुलाकांगड़ी है। कुलाकांगड़ी भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कुलाकांगड़ी भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबॉल्ट के नाम से भूटान को जाना जाता है। और यहां भोटिया जनजाति के लोग या भूटिया जनजाति के लोग, यहां जो है आपको भोटिया या भूटिया जनजाति के लोग जो है आपको ज्यादा निवास करते हैं। और बहुत ज्यादा भूटान को लेकर के कुछ है नहीं। इसके बाद आगे है आपको म्यांमार। भूटान के सीमा को अगर आप देखेंगे, उससे पहले म्यांमार से पहले भूटान के सीमा को अगर आप देखेंगे तो भूटान जो है उत्तर में आपको चीन, पूरब, पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ भारत से सीमा साझा करता है। भूटान के पूरब में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में सिक्किम और दक्षिण में आइएगा तो पश्चिम बंगाल और असम। और उत्तर में जो है आपको क्या है, चीन है। उत्तर में है आपको चीन। ये भूटान सीमा साझा करता है। इसके बाद आगे आ जाइएगा आप म्यांमार की अगर आप बात करेंगे तो जो म्यांमार है भारत के एकदम से पूर्वी भाग में है। और म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था, या बर्मा को ही आज के डेट में म्यांमार कहा जाता है। यह आपको भारत के साथ मूल तौर पर स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमा जो है आपको बनाता है। और जैसे भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में हिमालय पर्वत का विस्तार है, उसी प्रकार से अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में भी हिमालय पर्वत का विस्तार है। और म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा कहा जाता है। और म्यांमार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है हकाका बोराजी म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। जो म्यांमार है, अगर म्यांमार की हम बात करें तो म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। और यहां पर कई सारी नदियां बहती है, लेकिन उन नदियों में एक प्रमुख नदी है इरावदी नदी। और इरावदी नदी की अगर हम बात करें तो जो इरावती नदी है, इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। म्यांमार का प्रमुख बंदरगाह नगर है। अब समुद्र तट से सटा हुआ है। जैसे भारत समुद्री सीमा बनाता है तो स्वाभाविक सी बात है भारत में बंदरगाह है,
उसी प्रकार से म्यांमार समुद्री सीमा बनाता है, तो म्यांमार में भी बहुत सारे बंदरगाह है, लेकिन म्यांमार का जो प्रमुख बंदरगाह है वह आपको रंगून है। रंगून म्यांमार का जो है आपको सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। और एक शहर है मांडले। मांडले जेल बर्मा में बहुत सारे क्रांतिकारी अपने जीवन के कई वर्ष गुजारने का काम किए, जिसमें भारतीय क्रांति के पिता कहलाने वाले बाल गंगाधर तिलक ने भी मांडले जेल बर्मा में लगभग 6 वर्ष तक का समय गुजारा था। 1908 से लेकर 1914 तक मांडले जेल बर्मा में ही जो है आपको रहे थे बाल गंगाधर तिलक। और इस जेल प्रवास के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। तो जो मांडले है बर्मा में है या म्यांमार में है, और जो मांडले है वह जो है आपको इरावदी नदी के तट पर ही है। इरावदी नदी के तट पर ही जो है आपको मांडले है, सॉरी क्या है, मांडले है। इसके बाद आप आइएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर आप बात करेंगे तो आप सब लोग जानते हैं भारत का जब विभाजन हुआ, कई दफा हमने आपको बताया है, भारत का जब विभाजन हुआ तो 2 पाकिस्तान बना, एक आपको पूर्वी पाकिस्तान और एक आपको पश्चिमी पाकिस्तान। आज का पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश जो है आपको पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान ही पाकिस्तान से स्वतंत्र हो गया और पूर्वी पाकिस्तान ही 1971 ईस्वी में पाकिस्तान से स्वतंत्र होने के बाद जो है आपको बना बांग्लादेश। और बांग्लादेश को भी अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश से अनेकों नदियां गुजरती है। बांग्लादेश की अगर आप बात करेंगे तो बांग्लादेश से अनेकों नदियां गुजरती है। जो अपनी गंगा नदी है, गंगा नदी भी गुजरती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी गुजरती है, और भी ये सब तो महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये सब तो बड़ी नदियां हैं। इन बड़ी नदियों के अलावे अनेकों ऐसी नदियां हैं जो कि आपको बांग्लादेश से होकर गुजरती है। यही कारण है कि बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। और जो बांग्लादेश है यह आपको गुलाबी मोती और जूट, विशेष तौर पर जूट उत्पादन के लिए जो है बांग्लादेश प्रसिद्ध है। जूट उत्पादन के लिए बांग्लादेश प्रसिद्ध है। बांग्लादेश की राजधानी नगर आप सब लोग जानते हैं ढाका है। और यहाँ का जो प्रमुख पतन है, यहाँ का जो प्रमुख बंदरगाह है वह है आपको चटगांव बंदरगाह है। चटगांव बंदरगाह जो है आपको यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। और चटगांव स्थित सरकारी शस्त्रागार को ही सूरीसेन नामक क्रांतिकारी ने लूटने का काम किया था। सूरीसेन जिन्हें इतिहास में मास्टरदा के उपनाम से जाना जाता है। सूरीसेन जिन्हें इतिहास में मास्टरदा के उपनाम से जाना जाता है। सूरीसेन ने चटगांव स्थित ही सरकारी शस्त्रागार को लूटने का काम किया था और उसी एवज में उन्हें जो है आपको फांसी की सजा मिली थी। तो चटगांव है, चटगांव की अगर हम बात करें तो जो चटगांव है बांग्लादेश का सबसे प्रमुख बंदरगाह नगर है। और जो सुंदरवन का डेल्टा है एक प्रकार से कहिए तो आप सब लोग जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की संयुक्त धारा मिल करके सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। और सुंदरवन के डेल्टा पर ही एक प्रकार से कहिए तो बांग्लादेश जो है आपको बसा हुआ है। और जैसे पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, भारत के साथ स्थलीय जलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाती है, उसी प्रकार से अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भी जो है भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाती है। और बांग्लादेश तो आप देख सकते हैं कि सब तरफ से तो भारत से घिरा हुआ है। आप उत्तर चले जाइए, उत्तर में भी भारत से घिरा हुआ है। पश्चिम चले जाइए, पश्चिम में भी भारत से घिरा हुआ है। पूरब चले जाइए, पूरब में भी भारत से घिरा हुआ है। 3 तरफ तो बांग्लादेश भारत से ही घिरा हुआ है और एक तरफ तो समुद्र है। समझ गए, एक तरफ समुद्र है। बांग्लादेश का अधिग्रहण किया जाना एकदम आसान है। समझ गए, अगर भारत सरकार चाहे तो आराम से बांग्लादेश को चारों तरफ से इधर उधर करके बांग्लादेश को भारत में मिलाया जा सकता है। सब तरफ से तो हम भारतीय ही, समझ गए, लेकिन भारत सरकार ऐसा करेगा नहीं। समझ गए, तो चलिए नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिएगा।
लिखिएगा, भूटान। यह एक पर्वतीय और स्थलरूढ़ देश है। यह एक पर्वतीय और स्थलरूढ़ देश है। इसकी राजधानी थिम्पू है। थिम्पू है। इसकी राजधानी थिम्पू है। इस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट, इस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, इस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कुला कांगड़ी है। भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कुला कांगड़ी है। नेक्स्ट, भारत के मदद से यहां चूखा, संकोस, ताता, भारत की मदद से यहां चूखा, संकोस, ताता जैसी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भूटान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है भूटान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने आर्थिक विकास की माप जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर 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 करता है। राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। नेक्स्ट, इस देश में भोटिया समुदाय के
भोटिया समुदाय के, हाँ तो लिखना ही पड़ेगा, भोटिया समुदाय के, भोटिया समुदाय के लोगों की, भोटिया समुदाय के लोगों की प्रधानता है। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा, म्यांमार। यह भारत के डैश देकर, यह भारत के यह भारत के पूर्वी भाग में, यह भारत के पूर्वी भाग में, यह भारत के पूर्वी भाग में, यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह भारत के साथ जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाती है। यह भारत के साथ जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाती है। इस देश में भी हिमालय पर्वत का विस्तार है। इस देश में भी हिमालय पर्वत का विस्तार है। यहां हिमालय पर्वत को अराकान योमा कहा जाता है। बोर्ड पे लिख दिए, यहां हिमालय पर्वत को अराकान योमा कहा जाता है। यहां हिमालय पर्वत को अराकान योमा कहा जाता है। यहां हिमालय पर्वत को अराकान योमा कहा जाता है। इस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हकाका बोराजी है। बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हकाका बोराजी है। इस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हकाका बोराजी है। इस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हकाका बोराजी है। इस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हकाका बोराजी है। नेक्स्ट पॉइंट, इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मांडले शहर
नेक्स्ट पॉइंट, मांडले शहर, मांडले, मांडले भी तो लिखना ही पड़ेगा। मांडले शहर, इरावदी नदी, मांडले शहर, इरावदी नदी, मांडले शहर इरावदी नदी के तट पर स्थित है। इस शहर में स्थित जेल में, इस शहर में स्थित जेल में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अनेकों राजनेताओं ने अपना समय बिताया। नेक्स्ट पॉइंट, इस देश का सबसे प्रमुख पतन यांगून है। इस देश का सबसे प्रमुख पतन यांगून है। यांगून बोर्ड पे लिखें, यांगून है। पतन का मतलब बंदरगाह, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और सुनिएगा तो देखिए, समझिएगा यहां पे। जैसे अंग्रेज भारत को जीतकर भारत में शासन किया, भारत पर राज किया, वैसे ही अंग्रेज बर्मा को जीतकर या म्यांमार को जीतकर, बर्मा को जीतकर या म्यांमार को जीतकर म्यांमार पे राज किया। और जैसे अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को दी, उसी प्रकार से म्यांमार को स्वतंत्रता 4 जनवरी 1948 को दिया। 4 जनवरी 1948 को दिया। तो म्यांमार में स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को स्वतंत्रता मिली और अंग्रेजों ने युद्ध के माध्यम से म्यांमार को जीतकर भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अंग्रेजों ने 3 आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा। आंग्ल का मतलब अंग्रेज, बर्मा का मतलब बर्मा, बर्मा का मतलब आज की डेट में म्यांमार। अंग्रेजों ने 3 आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा, 3 आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा। और उस 3 आंग्ल बर्मा युद्ध के माध्यम से, उस 3 आंग्ल बर्मा युद्ध के माध्यम से, उस 3 आंग्ल बर्मा युद्ध के माध्यम से म्यांमार को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885। इन 3 आंग्ल बर्मा युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम, ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिलाने का काम किया, ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिलाने का काम किया। और बर्मा 1885 से लेकर 1935 ईस्वी तक, बर्मा 1885 ईस्वी से लेकर 1935 ईस्वी तक भारत का अंग बना रहा। अंग्रेजों ने 1935 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसे 1935 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। और 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा। और फिर
1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हो गए, बर्मा भारत से अलग कर दिए गए। और बर्मा भारत से अलग 1935 के अधिनियम के तहत 1936 ईस्वी में हुआ। 1935 के अधिनियम के तहत 1936 ईस्वी में बर्मा भारत से अलग हुआ। फिर बर्मा पर प्रत्यक्ष तौर पर अंग्रेजों का शासन रहा और अंग्रेजों ने भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को दे दी और अंग्रेजों ने बर्मा को आजादी 4 जनवरी 1948 को दे दी, 4 जनवरी 1948 को दे दी। तो लिखिएगा, थोड़ा सा लिखिएगा। और एक बात और जान लीजिए, तब लिखिएगा। अगर आप म्यांमार की बात करेंगे तो यहां पर ज्यादा बौद्ध धर्मावलंबी के लोग रहते। बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के ज्यादा लोग जो है आपको बर्मा में रहते हैं। बौद्ध धर्म के ज्यादा लोग बर्मा में रहते हैं, यानी म्यांमार में रहते हैं। और रोहिंग्या मुसलमान का नाम सुने? रोहिंग्या मुसलमान बर्मा से ही संबंधित है। रोहिंग्या मुसलमान, समझ गए? तो ज्यादा बौद्ध धर्मावलंबी के लोग रहते हैं। बर्मा में एक प्रांत है बरखाइन प्रांत, उसी में रोहिंग्या मुसलमान रहता है, जो विस्थापित जीवन जी रहा है, शरणार्थी का जीवन जी रहा है। भारत भी लोग आए हुए हैं। तो जो रोहिंग्या शरणार्थी आप सुनते हैं, उसका संबंध जो है आपको बर्मा से ही है, समझ गए? या म्यांमार से है, समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा। तो अंग्रेजों ने बर्मा को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में, लिखिए, ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में, अंग्रेजों ने बर्मा को जीतकर ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिलाने को लेकर 3 आंग्ल बर्मा युद्ध लड़े। 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 3 आंग्ल बर्मा युद्ध लड़े, जिसमें प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 1824 से 1826, 1824 से 1826, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में हुए। इन युद्धों के माध्यम से बर्मा को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिला लिए गए। इन युद्धों के माध्यम से बर्मा को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिला लिए गए। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिला लिए गए।
मिला लिए गए। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत से बर्मा को भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत से बर्मा को अलग किए जाने की घोषणा की गई और वर्ष 1936 ईस्वी में बर्मा भारत से अलग हो गया और वर्ष 1936 ईस्वी में बर्मा भारत से अलग हो गया और वर्ष 1936 ईस्वी में बर्मा भारत से अलग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, बर्मा को ब्रिटिशों से आजादी। नेक्स्ट पॉइंट, बर्मा को ब्रिटिशों से आजादी 4 जनवरी 1948। 4 जनवरी 4 जनवरी बर्मा को ब्रिटिशों से आजादी 4 जनवरी 1948। बर्मा को ब्रिटिशों से आजादी 4 जनवरी 1948। बर्मा को ब्रिटिशों से आजादी 4 जनवरी 1948 को मिली। फुल स्टॉप। म्यांमार बर्मा एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, तो इतना में भी कंफ्यूज है, बड़ी दिक्कत है महाराज, ठीक है। म्यांमार में सर्वाधिक बौद्ध धर्मावलंबी के लोग निवास करते हैं। म्यांमार में सर्वाधिक बौद्ध धर्मावलंबी, क्या धर्मावलंबी, हे भगवान, बौद्ध धर्मावलंबी के लोग निवास करते हैं। लेकिन म्यांमार के पूर्वी भाग में स्थित बरखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमान बरखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमान नहीं शुरू से नहीं बोलेंगे, काहे बोलेंगे शुरू से, कहां दिमाग कहां था, हाँ छूट गया। रोहिंग्या मुसलमान निवास करते हैं। रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध म्यांमार देश से है।
रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध म्यांमार देश से है। रोहिंग्या, रोहिंग्या भी तो लिख तो दिए, अब क्या करें हम। रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध, रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध म्यांमार देश से है। रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध म्यांमार देश से है। चलिए है, भेज दीजिए हो। देखिए जो बोल रहे हैं सैयद अब्बास जी हैं, जो बोल रहे हैं सुनिए इनको, ठीक है। 5 मिनट आपका लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, 5 मिनट बोल रहे हैं, सुनिए, फिर हम तो है ये हैं बताने के लिए विशेष। जी आवाज आ रही है? नमस्कार। मैं रोशन आनंद जी के आग्रह पे आया हूं आप सब लोगों के लिए। मैं राजपाल यादव जी की टीम से हूं। आप सभी राजपाल यादव जी को जानते हैं। अभी तक हम उनको एक अभिनेता, एक कॉमेडियन के रूप में जानते हैं। वो एक बहुत छोटे से गांव से आते हैं और वो हाईली क्वालिफाइड है। ये लोग बहुत कम जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, लोगों को पता नहीं है इसके विषय में, ठीक है। तो उन्होंने जो आप जैसे स्टूडेंट हैं उनके लिए एक 1.5 घंटे का प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है टिम्फियो, ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन, जो यूट्यूब पर उसका ट्रेलर भी उपलब्ध है और उसका लिंक भी सर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो मैं उसके संबंध में आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। रोशन सर चाहते थे कि वो बच्चों को मिले। आप सभी को पता है कि जो व्यक्ति शिखर पर जा चुका है वही हमें रास्ता बता सकता है। जैसे मैं बाहर से आया हूं तो मुझे पटना में आसानी से रास्ता नहीं मिलेगा, या तो ओला या गूगल मैप का प्रयोग करना पड़ेगा, अदरवाइज तो क्या होगा कि रास्ता नहीं मिलेगा, मेरा समय खराब हो जाएगा। ऐसी जीवन में क्या होता है कि जब हमें कोई सही गाइड करने वाला होता है तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती है, ठीक है ना। तभी तो आप लोग यहाँ कोचिंग करने आते हैं। तो उस प्रोग्राम के बारे में बताने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको। सुकरात का नाम सुना है सभी लोगों ने? तो जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको कितने प्रयास की जरूरत है, किस पागलपन की हद तक आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। सुकरात जो थे वो एक गुरुकुल चलाते थे और उनका एक विशेषता थी कि जब भी कोई बच्चा प्रश्न करता था तो वो अधिकतर उसको नदी पर बुलाकर उत्तर देते थे। क्या आप में से किसी को पता है कि उनकी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि नदी पर उन्होंने बच्चों को उत्तर दिया है? तो एक बच्चा उनके पास आया, उसने बोला सर मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, कल मैं जा रहा हूं, तो आप मुझे क्या गाइड करेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, कितना प्रयास करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कल नदी पे आ जाइए। वो सुबह गया तो सुकरात जो थे नदी के बीच में थे, उस बच्चे से बोला अंदर आ जाइए। जैसे ही वो अंदर आए उन्होंने उसके बाल पकड़े, उसको नीचे दबा के उसके ऊपर बैठ गए। उसकी सांस फूल गई, वो छटपटाने लगा, और ये इनका वेट ज्यादा था, बच्चे का वेट कम था। तो बहुत ज्यादा शक्ति लगाने के बाद जब उसको लगा कि मैं मर जाऊंगा तो उसने जोर से झटका मारा, सुकरात वहां जाके गिरे, वो बाहर, और उसकी सांसें फूली हुई थी। बोला सर ये क्या था? बोले तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई कि मेरे जैसे व्यक्ति को उठा के फेंक दिया? बोले सर जान पे जब बनाई तो जितनी शक्ति शरीर में थी सारी लगा दी, उससे उठा के फेंक दिया। तो आप समझ गए कि आपको कितनी शक्ति लगानी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा भी लूज करेंगे, जरा सा भी, आज के 10 मिनट चले गए, कल कवर हो जाएगा, आज मूवी देख लिया, सोशल मीडिया चला गया, आज दोस्तों में चले गया, ज्यादा सो गए, तो वो एक समस्या रहेगी। तो राजपाल जी ने जो प्रोग्राम बनाया है, ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन, प्रशिक्षण सबके लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो क्लास है ये भी एक तरह का प्रशिक्षण है। हम जिस एरा में जी रहे हैं, मतलब हम तो चलो एज हो गई, आप लोग एज कम है, उसमें सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इंटरफेयर है हमारी लाइफ में। हम न चाहते हुए भी उससे बच नहीं पाते। जैसे बहुत सारी क्लासेज ही हम ऑनलाइन करते हैं, सोशल मीडिया में आप देखें, व्हाट्सएप पे बहुत सारे काम हमारे लिए आसान हो जाते हैं। यूट्यूब देखने की हमें एक बीमारी सी लग गई है, हर थोड़ी देर बाद कुछ देख लेते हैं। इसी तरह से इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है ना। तो राजपाल जी चूंकि खुद बहुत ही एक छोटे से पिछड़े हुए गांव से आते हैं, और उनका ऐसा विचार था कि जब भी मैं सफल हो जाऊंगा, जब कभी
चांस मिलेगा तो मैं अपने जैसे बच्चों के लिए जिनको गाइडेंस नहीं मिलती है, आपको शायद पता होगा कि उनका गांव इतना छोटा था कि वहां पे स्कूल तक नहीं था, वो नदी पार करके पढ़ने जाते थे, और फिर उन्होंने फिल्मों में आने का विचार बहुत कम एज में कर लिया था। तो उनके माता पिता ने लाइफ में कोई फिल्म ही नहीं देखी थी, टीवी तो का तो नामो निशान ही नहीं था, फिल्म भी कभी नहीं देखी थी। तो उस बच्चे के लिए कितनी समस्या होगी। आप जिस भी विषय में अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई चाहिए ना मोटिवेटर, कोई आपको गाइड करने वाला कि संभव है। तो उनका वो प्रोग्राम जो है 1.5 घंटे का है, उसमें उन्होंने 45 मिनट्स का जो पहला हाफ है उसके अंदर 5 बहुत महत्वपूर्ण बातों के बारे में बोला है। एक जो आप सबसे सुनते हैं माँ बाप से, टीचर से, सभी से, कि समय बहुत कीमती है, लेकिन जिस स्टाइल में, जिस अंदाज में, जिस सरलता से और जो समझाने का उनका तरीका, उससे टाइम के बारे में मुझे लगता है कि आप अपना समय बहुत सारा बचा पाएंगे लाइफ में। सेकंड, हमारी लाइफ में हैबिट्स होती, आदतें, हम सभी किसी ना किसी आदत के शिकार हैं। उसके बाद थर्ड उन्होंने गोल, जो कि आपका लक्ष्य, आप यहां बैठे हैं तो किसी लक्ष्य के अंतर्गत ही आए हुए हैं। वो लक्ष्य के बारे में उन्होंने इतना इंटरेस्टिंग बोला है कि आप सबका गोल लाइफ में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हमारे फेलियर का कारण बनती हैं, वो मैं भी पर्सनली मानता हूं ऐसा, कि एक सेल्फ बिलीफ की बहुत कमी होती है, खुद पे विश्वास नहीं होता, डाउट बना रहता है। यहां तक कि स्टूडेंट लाइफ में हम भी जब छोटे थे, कोई चीज खरीदने जाते थे ना, कपड़े भी, तो भी दोस्त से राय करते थे, कॉन्फिडेंस नहीं होता मेरे पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मतलब एक कपड़ा लेने में भी हमारा डिसीजन नहीं है। और सबसे लास्ट में क्या होता है जो हम सभी को अपनाना चाहिए, चेंज योर सेल्फ। आप इस दुनिया को नहीं बदल सकते, परिवार को भी नहीं बदल सकते, इवन अपने भाई बहन को भी नहीं बदल सकते। आप चेंज कर सकते हैं तो अपने आप को। और एक बात मैं और एड ऑन करूंगा, अभी रिसेंटली मैं राजपाल जी के साथ बैठा था तो उन्होंने एक बहुत कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि आज का इंसान ये चाहता है कि मोबाइल का तो लेटेस्ट वर्जन मिल जाए, मेरा पुराना वर्जन कोई ले ले। अगर मोबाइल का पुराना वर्जन कोई नहीं लेगा तो आपका अपग्रेड वर्जन नहीं होगा तो कौन ले लेगा। तो इस प्रोग्राम का नाम जैसे मैंने आपको बताया टिम्फियो है, ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन। प्रशिक्षण सबके लिए बहुत जरूरी है। टिम्फियो की वेबसाइट पे उपलब्ध है, ट्रेलर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। रोशन सर ने आप सब लोगों के लिए स्पेशली मुंबई से मुझे बुलाया है। हमारी वेबसाइट पे जाएंगे अगर डायरेक्टली तो वहां पे 500 रुपए उसका सब्सक्रिप्शन है। और हमारे मन में ऐसा विचार भी नहीं था कि हम किसी क्लास में जाके ऐसा बोलेंगे। आपको पता आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, सालार डंकी चल रही है, आपको पता, पब्लिसिटी कर दो, जिसको देखना खुद चला जाएगा, ऐसा ही है ना। जिसको देखना वो जाएगा, उसे आप रोक नहीं सकते। जो नहीं जा सकता वो वेट करेगा, वो जब ओटीटी पे आएगी तब देखेगा, नहीं तो टीवी पे देखेगा 6 महीने बाद। तो सर के आग्रह पे जो उसका सर्वर का, जो उसके प्रोग्रामिंग लॉन्चिंग का, जो आप तक पहुंचने का, स्ट्रीमिंग का है, 100 रुपया स्पेशली सर के कहने। सर इसमें सर का एक पैसा नहीं है, कभी यहां पे ऐसा भी एक विचार सुनने को मिला मुझे, सर का कोई लालच नहीं था, वो चाहते थे कि वो प्रोग्राम आप लोगों को मिले। 1.5 घंटा अपनी लाइफ में से कभी भी निकालिए जब आप अकेले हो, और आपको आपसे मिलवाएगा वो प्रोग्राम। आपको पता चलेगा कि अभी तक आपने क्या गलतियां की हैं, और आगे जीवन में अगर एक्चुअल में आप सफल होना चाहते हैं तो किन रूल्स रेगुलेशन को मानना पड़ेगा। उस प्रोग्राम में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद भी है। वो कहते हैं कि असफलता के कारण होते हैं, हो सकता है लेट उठना, मेहनती ना होना, गलत दोस्तों का होना, समय का बर्बाद करना, ये हजारों कारण हो सकते हैं। वो कहते हैं कि असफलता के कारण होते हैं, लेकिन सफलता के नियम होते हैं जो शाश्वत हैं, पहले से चले आ रहे हैं, वही हैं। हो सकता है किसी का एक नियम ज्यादा हो, किसी का एक कम हो, लेकिन सफलता नियमों से मिलेगी, बिना नियमों के कभी नहीं मिल सकती है। उसका जो लिंक है, जो स्पेशली सर के लिए राजपाल सर ने तैयार किया है, वो आप लोगों को सर के चैनल से या जो भी सर माध्यम बताएंगे, क्या नाम है उससे, टेलीग्राम से मिल जाएगा या फिर यूट्यूब पर रहेगा, ठीक है। दूसरा यह है कि स्टार्टिंग में जो बच्चे उसको तुरंत ज्वाइन करें, क्योंकि वो ज्यादा नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं कि सबको फ्री में बांटने के लिए, वो लिमिटेड एडिशन पे है। तो जो चाहे जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर ले। ये बापू सभागार में बहुत जल्दी सर का एक प्रोग्राम होगा, राजपाल यादव सर आएंगे। ये प्रोग्राम वहां भी 1.5 घंटा चलेगा पहले, उसके बाद राजपाल सर और आपके रोशन सर जो है वहां पे स्टेज शेयर करेंगे, और वो 15-20 मिनट की जो स्पीच होगी, मुझे आशा है कि आपको जीवन में एक बहुत अलग प्रकार का अनुभव होगा, ठीक है। बाकी इसके बारे में सर कुछ कहेंगे, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। ये ऑनलाइन है, www.timfio.com वेबसाइट पर है। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो वहां पे 500 रुपए शो करेगा, जैसे अपना डिज्नी हॉटस्टार होता है, सोनी लिव होता है, और कौन कौन सी है मुझे तो याद भी नहीं है, हॉटस्टार है, डिज्नी हॉटस्टार है ना, नेटफ्लिक्स है, ठीक है। तो वहां पे जाके जैसे हम सब्सक्राइब करते हैं अमेजॉन पे, वैसे ही वहां पे भी करना है। तो जो सर का एक स्पेशल लिंक आएगा, वहां पे सिर्फ 100 रुपए में आप उसको देख सकते हैं जितनी बार चाहें। और उसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो आपके लिए हमेशा फ्री रहेगा, ये भी फ्री रहेगा। आगे उसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा अप्रैल के बाद, अप्रैल या मई में, एक बिल्कुल अलग तरह का उसमें वो आएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? इसका
अगर आपको नाम याद रह जाए तो www.timfio.com है। यूट्यूब पर जाएंगे तो खाली टिम्फियो लिखेंगे, TIMFEO। ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन, तो आपको ट्रेलर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ठीक, चलिए आ जाइए। अब आगे हेडिंग मारिए, बांग्लादेश। बांग्लादेश 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 डैश देकर भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान का निर्माण हुआ। जिसमें दो पाकिस्तान बने। जिसमें दो पाकिस्तान बने। एक नंबर में पूर्वी पाकिस्तान, एक नंबर में पूर्वी पाकिस्तान, दो नंबर में पश्चिमी पाकिस्तान। दो नंबर में पश्चिमी पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसी में, और जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ। चलिए अब यहां पे थोड़ा सा रुकिएगा, समझिएगा। देखिए, जो बांग्लादेश है ये पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश के निर्माण को लेकर आंदोलन शेख मुजीब उर रहमान ने चलाया था। शेख मुजीब उर रहमान ने चलाया था। पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश के निर्माण को लेकर आंदोलन शेख मुजीब उर रहमान ने चलाया था और उन्हीं के नेतृत्व में पाकिस्तान, उन्हीं के नेतृत्व में बांग्लादेश बना, जिस कारण बांग्लादेश का सृजनकर्ता शेख मुजीब उर रहमान को मान सकते हैं आप, और बांग्लादेश का राष्ट्रपिता शेख मुजीब उर रहमान को ही कहा जाता है। जैसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना, वैसे ही बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीब उर रहमान को कहा जाता है। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 को कर दिया। 26 मार्च 1971, 26 मार्च 1971, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और जैसे भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाता है। 26 मार्च को मनाता है। और बांग्लादेश के समक्ष पश्चिमी पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण 16 दिसंबर 1971 को किया। तब जाकर के युद्ध समाप्त हुआ। तब जाकर के युद्ध समाप्त हुआ। तो नीचे से उसमें लिखिएगा आप बांग्लादेश के सृजनकर्ता या निर्माणकर्ता, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, बांग्लादेश के सृजनकर्ता या निर्माणकर्ता शेख मुजीबुर रहमान तो लिखना ही पड़ेगा हमको। बांग्लादेश के सृजनकर्ता या निर्माणकर्ता
बांग्लादेश के सृजनकर्ता या निर्माणकर्ता, बांग्लादेश के सृजनकर्ता या निर्माणकर्ता, बांग्लादेश के सृजनकर्ता या निर्माणकर्ता, बांग्लादेश के सृजनकर्ता या निर्माणकर्ता शेख मुजीब उर रहमान, रहमान को माना जाता है। इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा 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 जाता है। बांग्लादेश, नेक्स्ट पॉइंट, बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 को, बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 को अपने स्वतंत्रता की घोषणा, बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 को अपने स्वतंत्रता की घोषणा, बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 को अपने स्वतंत्रता की घोषणा, अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया है। बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 को अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया है, या किया है, कर दिया है, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन के डेल्टा पर यह देश बसा हुआ है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन के डेल्टा पर, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन के डेल्टा पर यह देश बसा हुआ है। इस देश को नदियों का देश भी, इस देश को नदियों का देश भी कहा जाता है। इस देश को नदियों का देश भी कहा जाता है। यह देश गुलाबी मोती और जूट के लिए प्रसिद्ध है। यह देश गुलाबी मोती और जूट के लिए प्रसिद्ध है। इस देश का सबसे बड़ा पतन, इस देश का सबसे बड़ा पतन यानी बंदरगाह, इस देश का सबसे बड़ा पतन चटगांव है। इस देश का सबसे बड़ा पतन चटगांव है। इस देश का सबसे बड़ा पतन चटगांव है, चटगांव है। जैसे भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी ना, वैसे ही बांग्लादेश की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। और जैसे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है, वैसे ही बांग्लादेश में भी सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से ही होता है। तो नीचे से लिखिएगा, भारत की भांति भारत की भांति भारत की भांति भारत की भांति यहां की जलवायु
भारत की भांति यहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी है तथा सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। तथा सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। तथा सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा बलुई बीच, सैंडी बीच, विश्व का सबसे बड़ा सैंडी बीच विश्व का सबसे बड़ा सैंडी बीच बलुई बीच पुलिन। विश्व का सबसे बड़ा सैंडी बीच, कोस्ट में बलुई पुलिन, कॉक्स बाजार, बोर्ड पे लिखा हुआ है सब चीज। विश्व का सबसे बड़ा सैंडी बीच बलुई पुलिन, कॉक्स बाजार, कॉक्स बाजार बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश में स्थित है। देखिए जितना समझाए हैं लिखाए हैं उसको पढ़िए, पढ़िए जल्दी। पता नहीं, झंझावट का देश। झंझावट समझते हैं? बिजली तड़का समझते हैं? हैं? मतलब वहां पर जो है ना, जैसे भारत में वर्षा ऋतु में वहां पर हमेशा सालों भर एकदम बिजली तड़का तड़कते रहता है, समझे?
पढ़ लिए? चलिए आगे याद करवाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखिए, एक चीज बोल रहे हैं, सुनिए। आपको जो है जितना पढ़ाया जाता है, ठीक है, जितना पढ़ाया जाता है उसको आप पचाइए, जितना कॉपी में दिया जाता है उसको आप पचाइए। किसी भी परीक्षा में, बिहार के किसी भी परीक्षा में बैठिएगा, इंक्लूडिंग बीपीएससी तक की बात हम कर रहे हैं, प्रीलिम्स, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको क्वेश्चन बनेगा। और हमेशा हम आपको बताते रहते हैं। और 17 दिसंबर को जो परीक्षा हुआ है, 17 दिसंबर को जो परीक्षा हुआ है बिहार एसआई का, पहला सिटिंग, दूसरा सिटिंग, दोनों सिटिंग 100 प्रश्न पूछे गए हैं। और अप्रॉक्स में आप मान करके चलिए, गिना चुना, 2 हिंदी 2 इंग्लिश पूछ दिया, वो तो हम लोग पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन वो भी प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं। 2 गो लड़ गया है, जनश्रुति और तुनीर, ये 2 गो लड़ा है। और एक कंसेप्ट पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाला भी लड़ा है, समझे। तो खैर उससे तो हमको हिंदी इंग्लिश से मतलब है नहीं। लेकिन अगर जीएस की हम बात करें तो जीएस में 90% के आसपास चीज, 90% के आसपास चीज जो एसआई बैच के बच्चों को मटेरियल देकर के पढ़ाया गया था, वो मटेरियल बाहर है, मार्केट में है, समझ गए। मटेरियल देकर पढ़ाया गया, प्रैक्टिस सेट करवाया गया, क्वेश्चन बैंक देकर के करवाया गया, वहीं से सारा प्रश्न है, 90% प्रश्न। उसका एक प्रमाण संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर हम कल रात में भेजे हैं। कल जो आपका क्लास नहीं हुआ उसका कारण यही है, वही काम हम कर रहे थे भर दिन, हमको लगता है हम वही काम किए हैं। कल सुबह में 8 से 10, 10 से 12 बैच लेने के बाद भर दिन वही काम किए हैं। और हमको लगता है जब रात में डाले हैं तब तक वो काम किए हैं, तो खोजने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो भी करना जरूरी था। क्योंकि लोग बहुत तरह का चीज जो है बोलता है कि रोशनानंद बिट्टू झा जो है बहुत पढ़ा देता है, समझ गए, बहुत ज्यादा दे देता है, उतना देने का जरूरत न है, बहुत ज्यादा लेवल का दे देता है। तो लेवल का देते हैं, हमको पता है ना क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, प्रश्न क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो ये सब उहापोह या अफवाह में आप ना रहें, जो दे रहे हैं परफेक्ट दे रहे हैं, जितना हमें देना चाहिए उतना हम आपको दे रहे हैं, ना कम ना ज्यादा, जितना परीक्षा के लिए जरूरी है। प्रूफ भेज दिए हैं, क्वेश्चन भी है, और संस्थान के मटेरियल में कहां से है, कौन बुक से है, सब चीज हम भेज दिए हैं, आप जाकर के आराम से देख सकते हैं, समझ गए। संस्थान का स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन बैंक है बिहार एसआई का, प्रैक्टिस सेट है, सब चीज, तो आप आराम से देख लीजिए। पहला सीटिंग का अलग कर दिए हैं, दूसरा सीटिंग का अलग कर दिए हैं, समझे। तो कुल मिलाकर के चीजों को पचाना है। सिर्फ यहां के जरिए हम एक संदेश आपको देना चाह रहे हैं। पिछले दिनों जब यूपीएससी प्रीलिम्स के परीक्षा हुए थे, 5 से 7 बैच में एंशिएंट पढ़ा रहे थे, सारा एंशिएंट आपके नोट से था। हम आपको बताए थे यूपीएससी जैसे परीक्षा में आपके नोट से सारा एंशिएंट का क्वेश्चन, 5-6 एंशिएंट पूछा था, सारा जो पढ़ाए थे बच्चा को उसके नोट से था। जब भी समय मिलता है, जो भी क्वेश्चन देखते हैं तो हम आपको बताते रहते हैं, जो अच्छे एग्जाम होते हैं उसको लेकर के तो हम हमेशा बताते रहते हैं, आपके नोट से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। हम भी हमेशा क्वेश्चन बैंक देखते रहते हैं, परीक्षा जो होता है वो देखते रहते हैं, और उसी को आधार बना करके हम आपको पढ़ाते हैं। ऐसा थोड़े है कि कुछ एजिटीज पढ़ा देते हैं, नहीं, उसी को आधार बना करके पढ़ाते हैं। यही वजह है कि क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा में टेली करता है, जरूरत है सिर्फ आपको पचाने की। तो यहां से हम यही संदेश देना चाह रहे थे कि आपको संस्थान के द्वारा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, जो कि बिट्टू सर पढ़ाते हैं, और आर्ट पेपर जो कि हम पढ़ाते हैं, समझ गए, कुछ भी आपको दिया जा रहा है, सिर्फ आप उसको पचाइए। बिहार के भीतर होने वाले किसी भी परीक्षा में आप बहुत बेहतर करेंगे अगर आप कॉपी की बातों को पचा लेते हैं तो। ठीक है, दीजिए। चलिए बताइए, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाए? भूटान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कुला कांगड़ी, कुला कांगड़ी, भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। भूटान में किस देश की मदद से चूखा, संकोच, ताता जैसे जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया? आए चूखा जल विद्युत परियोजना कौन देश में? भूटान। चूखा
रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए। चूखा। विश्व का एकमात्र देश जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता कौन देश? आए? भूटान देश में कौन देश के समुदाय के लोगों की प्रधानता? आए? म्यांमार में हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं? अराकान योमा। म्यांमार में हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं? म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हाकाका बोराजी। म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाए? इरावदी। कौन नदी को? कौन नदी को? म्यांमार का सबसे बड़ा पतन यांगून। यांगून। म्यांमार का सबसे बड़ा पतन, सबसे बड़ा पतन, सबसे बड़ा पतन। बर्मा को भारत से अलग करने की घोषणा किस अधिनियम में की गई? 1935। 1900। बर्मा को भारत से अलग किए जाने की घोषणा किस अधिनियम में की गई? बर्मा कब आजाद हुआ है? 4 जनवरी 1948। 4 जनवरी 1900। बर्मा कब आजाद हुआ है? बर्मा कब आजाद हुआ है? रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध कौन देश से? कौन देश से है? कौन देश से है? बांग्लादेश का निर्माण करता शेख मुजीब उर रहमान। बांग्लादेश का निर्माण करता, बांग्लादेश का निर्माण करता, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की है? 26 मार्च 1900। नदियों का देश किसे कहा जाता है? नदियों का देश। बांग्लादेश किसके लिए प्रसिद्ध है? गुलाबी मोती और जूट। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुलाबी मोती और। बांग्लादेश का सबसे बड़ा पतन, सबसे बड़ा पतन। विश्व का सबसे बड़ा सैंडी बीच कॉक्स बाजार किस देश में? विश्व का सबसे बड़ा सैंडी बीच कॉक्स बाजार किस देश में? किस देश में है? इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। करंट का डिस्कशन है। धन्यवाद।